यहाँ पर बात करते हैं आईएमएफ की। हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की वर्ल्ड बैंक की। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है आईएमएफ को थोड़ा सा देखना कि आईएमएफ हमारा किस प्रकार से काम करता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात हो रही है। अब हम यहाँ पर एकदम से वो बेसिक्स को पकड़ के चलेंगे और याद रखिएगा जो यहाँ पर वर्ड याद आपके यूज किए गए हैं उसको आप लोग पकड़ के चलेंगे, क्योंकि वर्ड काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम में। क्योंकि ये सारा का सारा मैंने वर्ल्ड बैंक के साइट से ही निकाल के आपको कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के ये वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक के शब्दों में जो एक्सप्लेन हो सकता था वो मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि ये आपका जो क्वेश्चन बनाने वाला एजेंसी है वह भी इसी प्रकार के शब्दों को उठाता है, तो वह भी इसी प्रकार से ऑथेंटिक साइट से ही उठाएगा। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये यूनाइटेड नेशंस यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, फाउंडेड एट द ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस इन 1944। सबको पता है वर्ल्ड बैंक के साथ साथ ही आईएमएफ की भी स्थापना हुई थी। वही समिट था, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस था 1944 में, टू सिक्योर द इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को सिक्योर करने के लिए। टू स्टैब्लिश, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टैब्लिश करेंसी एक्सचेंज रेट, टू स्टेबलाइज, सॉरी क्षमा कीजिएगा, टू स्टेबलाइज करेंसी एक्सचेंज रेट एंड टू एक्सपैंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले देखने को मिल रहा है स्टेबलाइज करेंसी एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर याद रखिएगा मुद्रा विनिमय दरों को स्थिर करने के लिए, मुद्रा विनिमय दरों को स्थिर करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय तरलता यानी कि कठिन मुद्राओं तक पहुंच। तो कठिन मुद्रा यहाँ पर क्या है, इसका आप लोग ट्रांसलेशन में नहीं जाएंगे, आप लोग याद रखेंगे यह है हार्ड करेंसी। तो यहाँ पर हार्ड करेंसी तक पहुंच। सवाल यहाँ पर यह है हार्ड करेंसी क्या होती है और सॉफ्ट करेंसी क्या होती है। कोई बताएंगे आप लोगों में से हार्ड करेंसी किसे कहेंगे, सॉफ्ट करेंसी किसे कहेंगे? श्वेता बतला सकती हो? हार्ड करेंसी हार्ड किसी, सर चेक नोट ये सब हार्ड करेंसी हुआ, और सॉफ्ट करेंसी एटीएम कार्ड ये सब हुआ। नहीं ऐसा नहीं होता है। हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी में थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार का है। तो यहाँ पर जब भी बात कर रहे हैं हम, नगद उधार, नगद उधार होगा सर। उधार वाला हार्ड करेंसी नहीं, हार्ड करेंसी वो होगा जिसका हाई डिमांड होगा, जिसका हाई डिमांड होगा लेकिन लो सप्लाई होगी। हार्ड करेंसी कौन? जिसकी हाई डिमांड है, ज्यादा डिमांड है, सप्लाई उसके कंपैरेटिवली कम है। लेकिन दूसरे साइड में बात करेंगे सॉफ्ट करेंसी, तो सॉफ्ट करेंसी वो होगा जिसकी लो डिमांड होगी और हाई उसकी सप्लाई होगी। तो यहां पर याद रखिएगा हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी ये दो टर्म है जो एग्जामिनेशन में पूछता है कि व्हाट इज हार्ड करेंसी, दूसरा पूछेगा व्हाट इज सॉफ्ट करेंसी। तो दोनों टर्म को हम लोग को समझना पड़ेगा, इसलिए पूरा नोट्स आप लोग को हम ऐसा ही दे रहे हैं जिसमें ये सारे शब्दों को हम एक्सप्लेन कर पाए अच्छे से। तो हार्ड करेंसी मान लीजिए कॉम्परेटिवली तुलना कर रहे हैं यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज की। अब ये कॉम्परेटिवली स्टडी हो रही है। अब कॉम्परेटिवली स्टडी में अगर बात करेंगे, हाँ एग्जांपल दे रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर देखिए कैसे एग्जांपल होगा। यूएस डॉलर हमारा हार्ड करेंसी होगा। क्या होगा हमारा? यूएस डॉलर हार्ड करेंसी होगा कॉम्परेटिवली रुपीज। क्यों? यूएस डॉलर का डिमांड ज्यादा है, हमारे रुपीज का डिमांड कम है। क्यों हमारा रुपीज का डिमांड कम है? सवाल ये भी उठता है कि यूएस डॉलर में ऐसा कौन सा सुरखाब का पर लगा है कि इसका डिमांड ज्यादा है? कारण ये है इसका ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा है। ट्रेड वॉल्यूम जो ज्यादा है अमेरिका का, किससे? इंडिया से। तो यहां पर याद रखिएगा इंडिया से ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा है अमेरिका का,
अमेरिका का दुनिया के हर देश के साथ व्यापार है, लेकिन भारत की स्थिति वैसी नहीं है। तो हम लोग टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर और इंपोर्टर में नहीं आते। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारतीय करेंसी का डिमांड यूएस डॉलर के कंपैरेटिवली कम है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूएस डॉलर हार्ड करेंसी और इंडियन रुपीज सॉफ्ट करेंसी। लेकिन वही इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं बीच में। अब हम यहाँ पर टाका का यूज करते हैं। ये किसका है, बांग्लादेश का। अब यहाँ पर बांग्लादेश का है, तो अब रुपीज का ट्रेड ज्यादा है कंपैरेटिवली बांग्लादेश का करेंसी टाका से। तो रुपीज यहां पर याद रखिएगा, ये क्या होगा हमारा ये हार्ड करेंसी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा हार्ड करेंसी, टाका हो जाएगा हमारा सॉफ्ट करेंसी। क्यों, ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा है हमारा इंडियन रुपीज का, और क्या है हमारा टाका का कम है। तो यहां पर इस प्रकार से होता है। अब यहां पर आप लोग को 2 साल पहले का एक फेसबुक पोस्ट आप लोग को याद दिलाता हूं मैं, कि एक 2 साल पहले का फेसबुक पोस्ट में क्या था। वहां पर बड़ा मजेदार था कि इंडियन रुपीज 86, यहां पर सॉरी 1 रुपीज इज इक्वल टू जो टाका का प्राइस बताया गया था, वो बताया गया यहां पर याद रखिएगा, इंडिया का 1 रुपया के अगेंस्ट में वो कितना था, 0.86 टाका। यानी कि टाका महंगा है, इंडियन रुपीज कम है। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन मोर और लेस अगर बात करेंगे तो 1-1 रुपया के आधार पर है। अब यहां पर याद रखिएगा, बीच में कुछ समय के लिए हुआ ये था कि टाका का एक्सचेंज रेट ज्यादा हो गया था, यानी कि इंडियन रुपीज सस्ता हो गया था। कारण इसके पीछे का लॉजिक समझिए क्या था। आप लोग अगर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा या नॉर्थ ईस्ट में आप ट्रेवल करेंगे, कभी भी इस इलाके में ट्रेवल करेंगे, आप चले जाएंगे कोलकाता टाउन को अगर मेन छोड़ दीजिए, थोड़ा सा एरिया कोलकाता टाउन को छोड़ देंगे, सियालदा हावड़ा छोड़ दीजिए, बाकी जितने इलाके हैं सब में बांग्लादेश का सर्फ साबुन सब कुछ अवेलेबल है इजिली, बिना कोई रोक टोक के। चाहे वो सर्फ हो, साबुन हो, कुछ भी हो, ब्रश हो, कुछ भी हो, सब कुछ अवेलेबल है बांग्लादेश का। वो बॉर्डर पर सबके सब बिना कोई ड्यूटी वगैरह दिए इस साइड से उस साइड आ जाता है, सारा प्रोडक्ट बांग्लादेश का इंडिया में आता है। तो यहाँ पर अब बांग्लादेश के प्रोडक्ट को महंगा करना है, क्या करना है, बांग्लादेश का प्रोडक्ट को डिस्करेज करना है। तो इन लोगों ने बदमाशी क्या किया कि इंडियन रुपीज को लाके छोड़ दिया बांग्लादेश के टाका के बराबर में। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट था इनका, उसको चुपचाप नीचे कर दिया गया इंडियन रुपीज का। नतीजा बांग्लादेश का प्रोडक्ट अब इंडिया में महंगा होने लगा या इक्वल प्राइस पर हो गया। नतीजा इंडियन प्रोड्यूसर्स को फायदा होने लगा, क्योंकि बांग्लादेश से जितना प्रोडक्ट आ रहा है ये तो ना इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देता है, न ये कहीं बिक्री में शामिल होता है। तो यहाँ तो सीधा सा ये पूरा का पूरा पैसा ब्लैक मनी का जनरेशन में जा रहा था। तो इसलिए इंडियन रुपीज को कम कर दिया गया। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का है, तो हम हर चीज को आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितना मैंने घूमा है वेस्ट बंगाल और पूरा का पूरा आसाम त्रिपुरा, इसका बहुत बेनिफिट मिला है पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स समझने में भी, कि इकोनॉमिक्स में होता क्या है, करते क्या है, और सिचुएशन कैसी है देश के सामने, देश किस प्रकार से चुना लग रहा है। अभी आप लोग को पता होगा नेपाल तक चाइना पहुंचा रहा है अपना रेल लाइन। अब यहाँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये देख लीजिए। रेल लाइन जो आ रहा है, हम लोग बैन कर रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट को, और इंडिया वाला चाइनीज प्रोडक्ट ले नहीं रहा है। अब नतीजा क्या कर रहा है, वो नेपाल तक ला रहा है। क्योंकि नेपाल और इंडिया के बीच में क्या है, बड़े आसानी से लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो यहाँ बड़े आसानी से लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो इस चीज का फायदा उठा के कि वो नेपाल तक लाके डंप करेगा अपने प्रोडक्ट को, और चुपके से वह आपका इंडिया के बॉर्डर में घुसा दिया जाएगा। तो नेपाली प्रोडक्ट होगा, वो दिखेगा हमको, और चुपचाप वो घुस जाएगा हमारा। और कई चीजों का प्रोडक्शन यूनिट भी हो सकता है नेपाल में खोले। तो इंडियन इकोनॉमी को चोट पहुंचाने के लिए चाइना ऐसी हरकत कर रहा है।
कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोगों का बात है, सीधा सा एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, और यह आपका ब्रेटन वुड्स समिट से बना था। यह सिक्योर करता है कि इसको हमारा सबसे पहला स्टेबलाइज करेंसी एक्सचेंज रेट, जो हमारा करेंसी एक्सचेंज रेट होता है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका स्टेबलाइज रहना। जैसे अभी हमारा बात करेंगे $1 इज इक्वल टू 75 के आसपास चला गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज है। तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि लगातार फ्लक्चुएट होता रहे, जो है एक लंबे समय तक टिका रहे, तो उससे हमारा फाइनेंशियल कंडीशन सही रहता है किसी भी देश का। तो इस एक्सचेंज रेट को टिकाए रखना, और भारतीय जितना रुपया सस्ता होगा, ये 75 से गिर के 95 रुपीज चला जाए, भारतीयों का वल्ले वल्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, लेट अस प्रे और गिर जाए हमारा, 75 से गिरा है 85 पहले हो फिर 95 हो, क्योंकि चाइना को बीट करने का पॉलिसी यही है, सस्ता रुपया। तो अभी वर्तमान में ये वर्ल्ड बैंक या IMF ये नहीं होने देना चाहते, तो यहाँ पर अब सरकार बोल के डिवेल्युएट नहीं करती, चुपके से करती है। तो यहाँ पर अब इसी प्रकार से होता है। नतीजा पहला है विनिमय एक्सचेंज रेट को अब IMF लेके चलता है, एक्सचेंज रेट को स्टेबल कर देना है, साथ में इंटरनेशनल लिक्विडिटी को क्रिएट करके रखना है। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी यानी कि लोगों के बीच में डॉलर, यूरो, पाउंड ये सारे के सारे इजिली अवेलेबल रहे। तो ये दो ऑब्जेक्टिव से हमारा फॉर्म हुआ। आइए आगे चलते हैं। अब IMF इज हेडेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसमें होते हैं IMF में, और ईच ऑफ whom represents one of the organizations approximately 180 members। तो यहाँ पर याद रखिएगा एग्जैक्टली 189 मेंबर्स स्टेट है। यहाँ पर कितना है, 189 मेंबर्स हैं पूरे के पूरे IMF में। तो यहाँ पर 189 मेंबर्स याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट फीमेल मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना लागार्ड, ये फ्रांस की थी, अपॉइंटमेंट हुआ इनका जून 2011 में। तो यहाँ पर देश IMF की पहली महिला प्रबंध निदेशक बनी है फ्रांस की क्रिस्टीना लेगार्ड, सबको पता भी होगा। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। 189 मेंबर्स टोटल होंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, 189 मेंबर्स प्लस क्रिस्टीना लेगार्ड को याद रखेंगे। नेक्स्ट, ईच मेंबर कंट्रीब्यूट ए सम ऑफ मनी, प्रत्येक मेंबर कंट्रीब्यूट करता है ए सम ऑफ मनी कॉल्ड द कोटा सब्सक्रिप्शन। IMF में हर एक देश अपना कुछ ना कुछ पैसा देता है, जिसे कहते हैं कोटा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कोटाज आर रिव्यूड एवरी 5 years, प्रत्येक 5 साल में कोटा बदलते हैं, एंड आर बेस्ड ऑन ईच कंट्रीज वेल्थ, और हर एक देश के धन के अनुसार और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के अनुसार कितना तेजी से वो ग्रो कर रहा है। द लार्जेस्ट कोटा, यहाँ पर याद रखिएगा, द रिचेस्ट कंट्री द लार्जेस्ट कोटा, जो सबसे बड़ा देश होगा उसका सबसे ज्यादा कोटा भी होता है। अब USA है तो ये सबसे ज्यादा पैसा देता है IMF में, तो यहाँ पर याद रखिएगा उसका सबसे ज्यादा कोटा होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये कोटा सिस्टम चलता है कि कौन कितना पैसा देगा IMF में, जितना पैसा देंगे वो हमारा कोटा में काउंट कर लिया जाएगा, वो आपका कोटा उतना ही होगा, और हर 5 साल में रिव्यू होगा ये। आइए, द कोटा फॉर्म्स पूल ऑफ लोनेबल फंड्स, ये जो कोटा अलग अलग देश दिए, अलग अलग देश ने जो पैसा दिया, उससे क्या बनता है, पूल ऑफ लोनेबल फंड्स, आपका कर्ज देने का जो एक कह सकते हैं कॉर्पस फंड है, ये उस प्रकार की बात है कि कॉर्पस फंड यहाँ क्रिएट हो गया कि इतना पैसा है, अब ये कर्ज के रूप में दिया जाएगा। एंड डिटरमाइन हाउ मच मनी ईच मेंबर्स कैन बोरो, और ये बतलाता है कि हर एक देश कितना पैसा बोरो कर सकता है, एंड हाउ मच वोटिंग पावर, और उसके पास कितनी वोटिंग पावर होगी, इट विल हैव, तो उस देश के पास कितनी वोटिंग पावर है ये भी बताता है। अब जैसे
आईएमएफ में वोटिंग हो रही है। नेपाल को फंड दिया जाए या नहीं, इंडिया को इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इंडिया अपने वोटिंग पावर का यूज करेगा, हाँ भाई दे दो नेपाल को। जहां आएगी पाकिस्तान की बात, तो यहाँ पर क्या करेगा इंडिया, बोलेगा नहीं इसको नहीं देना है, क्यों, ये मेरे अनुसार नहीं चलता है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अपना पावर का यूज करेंगे कि ना इसको लोन नहीं देने देना है। साथ में और जितना करीब करीब भारत अभी 70 देशों को लोन देता है, तो भारत अपने 70 देशों के समूह के साथ डिस्कस करेगा कि भाई इसके अगेंस्ट में लोन के लिए करो। नतीजा अब पाकिस्तान के साथ केवल 3 देश बचे हैं, मलेशिया, तुर्की और नहीं, ये 2 ही देश बचे हैं और एक तीसरा चाइना। तो 3 देश उसके साथ बचे हैं, मलेशिया, तुर्की और चाइना, जो उसके फेवर में काम करते हैं, और बाकी चाहे वो सऊदी अरबिया हो, ईरान हो, इराक हो, सब उसके अगेंस्ट में वोट देता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये वोटिंग पावर का खेल ये है, ये इस प्रकार से वोटिंग पावर का खेल है। अब यहाँ पर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स अप्रोक्सीमेटली 83 मिलियन कंट्रीब्यूशन इज द मोस्ट एनी आईएमएफ मेंबर्स। वो कितना देता है पर ईयर, 83 बिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन देता है आईएमएफ के फंड में, अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेट 17% ऑफ द टोटल कोटा। और वो कोटा का 17% होता है, टोटल पूरे देश जितना पैसा देते हैं उसका 17% होता है। तो इनका वोटिंग राइट भी 17% है। यूएसए का वोटिंग राइट कितना है, 17% है। ठीक है, अब यहां पर आइए, द ग्रुप ऑफ 8 इंडस्ट्रियलिस्ट नेशंस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये कंट्रोल करता है 50% फंड के ऊपर। तो यहां पर याद रखिएगा, एक आपका G8 का ग्रुप है, ग्रुप 18। तो G8 का जो ग्रुप है वो G8 का ग्रुप यही है, इसमें से रसा को अभी बाहर कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी G7 ये करीब करीब 50% टोटल वोटिंग राइट के ऊपर इनका काम होता है। तो जिसको जिस देश को देना है पैसा, यही लोग बैठ के तय करते हैं 8 देश कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे। तो ये इस प्रकार से होता है आपका। तो G8 का ये कंट्रीब्यूशन है आपका। भारत में भी इसका मेंबर बन सकता है, अमेरिका इसके लिए प्रपोजल ला रहा है, तो G8 के जगह पर अब G10 या 11 हो जाएगा। तो भारत भी इसका मेंबर बनने वाला है। तो यहाँ पर उम्मीद कीजिए किसी वजह से संभवतः G8 की मीटिंग को भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब चाइना को काउंटर करने के लिए 3 नए देश आ रहे हैं। हो सकता है भारत आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, और एक कोई और देश, जर्मनी या और कोई देश आ सकता है। तो यहाँ पर सर जर्मनी पहले से है, कोई और एक देश है जो आएगा। इटली आ जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, रसिया के अपोज करने से प्रॉब्लम वहां पर नहीं होगी। रसिया यहाँ पर अपोज करेगा, लेकिन रसिया किसी भी हालत में इंडिया से बाहर नहीं जा सकता। रसिया भी एक ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर हमले की चाइना को चेतावनी दी है, क्योंकि दोनों के बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट्स शुरू हो गए हैं। यहाँ पर रसिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम चाइना दिख रहा है, क्योंकि कोविड-19 से चाइना रसिया भी इफेक्ट हो रहा है। अभी S-400 एक मिसाइल सिस्टम है, इसको देने से मना कर दिया गया है रसिया के द्वारा। यह S-400 इंडिया को तो मिल रहा है, लेकिन यह चाइना को देने से रूस ने मना कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। तो यहाँ पर हर देश अपने हितों को प्रोटेक्ट करता है, देखना है क्या होता है इसमें। अब नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे, each member may immediately borrow up 25%। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। each member immediately borrow 25% of its quota in this way। 25% तो तुरंत ये लोग कर्ज ले सकते हैं, जिन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसका 25% इनको तुरंत कर्ज मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये कर्ज हम लोग 25% ही क्यों लें? हम तो अगर चाहें यहाँ पर
तो हम पूरा का पूरा मान लो 100 रुपया हम वहां पर देते हैं और हमको 25 रुपया लोन लेने की छूट दे रहा है, तो मेरा तो 75 रुपया फंस रहा है वहां पर। बात यहाँ पर 75 रुपीज की दूसरे तरीके से है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो 75 रुपया में आप अपना पैसा रखे हैं, तो ये आपका काउंट होता है आपका फॉरेन करेंसी में। तो जो आईएमएफ में पैसा होगा वो आपकी फॉरेन करेंसी के लिस्ट में भी शामिल होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो फॉरेन करेंसी का लिस्ट आपका बड़ा दिखता है। दूसरा चीज यहाँ पर ये है कि इससे हम वर्ल्ड में अपनी वर्ल्ड बिजनेस में अपना शेयर डिसाइड कर पाते हैं इस पैसे के जरिए। द अमाउंट अवेलेबल फॉर परचेज द डिनोमिनेशंस इन द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। याद रखिएगा, आईएमएफ की जो बुक कीपिंग है वो क्या है, हमारी एसडीआर है, whose value is calculated daily as weighted average of 4 currency, 4 करेंसी के ऊपर यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड, ये 4 के ऊपर आपका तय होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो पूरा का पूरा है, ये सीधे तौर पर हम लोग जो कर्ज लेंगे वो मिलेगा हमको एसडीआर में। इस एसडीआर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। ये एसडीआर है क्या, तो स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसे हिंदी में कहेंगे विशेष आहरण अधिकार। अब ये विशेष आहरण अधिकार की जब बात आएगी तो ये है क्या, ये समझिए। यहां पर जब भी बात कर रहे हैं एसडीआर का, तो ये एसडीआर एक्चुअली है क्या। मान लीजिए यूएसए ने पैसा डोनेट किया, तो यूएसए ने पैसा डोनेट किया डॉलर में, मान लीजिए उसने 1.7 डॉलर डोनेट किए, तो यहाँ पर इसका एक्सचेंज रेट तय है 1 एसडीआर। वहीं पर इंडिया है, इंडिया ने यहाँ पर डाला आपका 97 रुपीज। अब ये 97 रुपीज यहाँ पर ये बतला रहा है हमारा 1 एसडीआर है, ये 97 रुपीज इक्वल टू 1 एसडीआर। इसी प्रकार से पाकिस्तान डालता है, तो ये डाला आपका 170 रुपीज, तो इनका एक बतलाया 1 एसडीआर। तो इस प्रकार से आपका हर एक देश का करेंसी जो होता है वो एसडीआर में इसका एक्सचेंज रेट तय है। होता क्या था, 1960 तक अगर बात करेंगे, 70 तक यूएस डॉलर में ही काम होता था, यूएस डॉलर में ही काम हुआ करता था। अब यूएस डॉलर में काम होता था तो रिजल्ट क्या होता था हमारा, डॉलर फ्लक्चुएट करता था, डॉलर का प्राइस ऊपर जाता था कभी नीचे जाता था। नतीजा आईएमएफ की स्थिति गड़बड़ा जाती थी कि किसको लोन दिए, किसको, जिसको भी लोन दिया, जिसको वसूलने के लिए जब गए तब पता चला डॉलर का एक्सचेंज रेट कुछ और है। तो यहाँ पर अब क्या किया गया कि नहीं, अब यूएस डॉलर नहीं एसडीआर में लोन बटेगा, और एसडीआर कोई करेंसी नहीं है, इट इज अ बुक कीपिंग। ये क्या हो जाएगी हमारी बुक कीपिंग, यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन होता है हमेशा, ठीक है। केवल ये किताब में लिखा जाता है, इतना डॉलर दिया तो किताब में लिख लेंगे इतना 1 एसडीआर, 97 रुपीज इंडिया दिया तो लिख लेंगे एसडीआर, 170 दिया तो लिख देंगे 1 एसडीआर। अब ये जो लोन देंगे हम, वो अब उसी हिसाब से हम देंगे। तो एक्सचेंज रेट यहाँ पर अब लगभग तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर अस्थाई कर दिया गया है कि एक लंबे समय तक अस्थाई रहता है इनका एक्सचेंज रेट, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। तो ये हो गया अब हमारा एसडीआर। तो एसडीआर के बास्केट में 4 करेंसीज है, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये है। आगे चलते हैं। एसडीआर एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, ये क्या है हमारा, अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा तो क्या देगा, एसडीआर है क्या, तो याद रखिएगा ये टर्म आपको याद रखना है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है ये क्या है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969 टू सप्लीमेंट मेंबर्स एग्जिस्टिंग रिजर्व एसेट्स ऑफ फॉरेन करेंसीज एंड गोल्ड। या फॉरेन करेंसीज और गोल्ड के जगह पर आपका एक नया
बुक कीपिंग तैयार किया गया है। कंट्रीज यूज द एसडीआर दैट हैव बीन allocated them by the IMF to settle international debt। इस एसडीआर में ही उनको इंटरनेशनल डेब्ट को सेटल करना पड़ता है। जो कर्ज लेकर आए हैं उसको सेट करेंगे किसमें हम लोग, इसी एसडीआर में ही हमको पे करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, फॉरेन करेंसीज और गोल्ड का मिला जुला रूप है। तो ये इस प्रकार से हमारा चलता है एसडीआर। तो कोई पूछे एक वर्ड में एसडीआर क्या है, तो इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है ये। इट इज ए इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। वर्ड को पकड़ के चलेंगे। इसका हम वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज रिकॉर्डिंग तो मेरा ऑन है, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये आपको यूट्यूब के ऊपर इसका वीडियो भी मिल जाएगा। More than 20 billions SDR were allocated to members in successive allocations from 169 through 181। यहाँ पर 20 बिलियन SDR करीब करीब दिया गया 1969 से 1981 तक के लिए। डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए लिख लिए थे, ठीक है। ये याद नहीं रखेंगे, कोई मतलब नहीं है इससे। अब अगला हमारा एडीबी आएगा, लेकिन पहले आप लोग ये बता दीजिए कि अभी तक आप लोग यहां तक समझ लिए हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दो इंस्टीट्यूशंस हम लोगों ने देख लिए। अब आप लोग अभी तक समझ लिए हैं तो अच्छी बात है। अजीत, अंकी, चंदन, गोपाल, निवेदिता, प्रशांत, सुरभि, श्वेता, जाकिर, समझ में आ गया है सबको? सर समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया है। तो अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पर अब एडीबी को स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब अगर वर्ल्ड बैंक और इससे क्वेश्चन आता है तो गलती से भी छूटना नहीं चाहिए। मेरा उम्मीद ये है हम लोग को एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें 110% हमारा पूरा का पूरा सारा क्वेश्चन क्लियर रहे। और जब एग्जाम हो, मोटा मोटी आप लोग मान के चलिए जनवरी के आसपास सारे एग्जाम होंगे। तो जनवरी के आसपास, कल ही हम बोल रहे थे, आज कहीं न्यूज़पेपर में भी आया है कि 3 महीने डिले हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखिए, इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप लोग की तैयारी कौन सी पूरी हो गई है, कल को एग्जाम हो जाए तो अब आपके पास थोड़ा टाइम है, लेकिन इतना अच्छा से तैयारी कीजिए कि हर हालत में इस बार आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। और एग्जाम अगर इस बार क्रैक नहीं हुआ, इतना पढ़ाई के बाद, इतना मतलब भगवान आपको पास कराने के पीछे लगे हुए हैं, तो अब आप इसके बावजूद नहीं कर पाओगे तो बड़ा दिक्कत होगा आगे में। फिर एडीबी, यहां पर देखो एडीबी, अब आईबीपीएस का है आपका डेट फॉर्म भरने का 26 अगस्त, याद रखिएगा 26 अगस्त 2020 ये आपका डेट है। तो 26 अगस्त में आपका फॉर्म भरा जाना चाहिए। और मैक्सिमम आपका जो लास्ट आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम है सारे यूनिवर्सिटीज का अटक चुका है। तो आपका कम से कम 10% कॉम्पिटिटर कम हो गए, ये भी आप मान के चलिए। 10% कम हो गए, क्योंकि अभी एग्जाम का लोग सोच ही नहीं पा रहा है कि एग्जाम कैसे लेंगे। यूनिवर्सिटी चुपचाप बैठी हुई है। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला होना है, दिल्ली वगैरह चला गया है और कुछ स्टूडेंट्स चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट कि हम लोग नहीं देंगे इलेक्शन आपका एग्जाम। तो अब ये है कि अब ये सारा फैसला होते होते 26 अगस्त पार हो जाएगा। नतीजा आपका 10% कॉम्पिटिटर कम हो गए इस बार के पीओ में। तो जो पिछले साल का पीओ दिए थे वही इस साल का पीओ भी देंगे। फ्रेशर बच्चा बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं आपके लिए जो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार का पीओ। अब एडीबी बात करते हैं। एडीबी वाज कंसीव्ड इन द अर्ली 1960 एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट वुड बी एशियन, वो एशिया का हो सकता हमारा, इन द charter and the foster economic growth and cooperation in one of the poorest region in the world। एशिया विश्व के सबसे निर्धनतम क्षेत्रों में से एक है अफ्रीका के बाद। तो यहाँ पर अब विकास के लिए शुरुआत किया गया 1960 में एक नए
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जिसका नाम रखा गया एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। क्लियर है? यहाँ पर कुछ है नहीं आपका, सीधा सा 1960 में ये आपका प्लान कंसेप्ट हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, फ्रॉम 31 मेंबर एट द एस्टेब्लिशमेंट, शुरुआत में कितने थे इसके? 31 मेंबर थे, तो 31 मेंबर्स के साथ ये शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल सही है, यहां पर याद रखिएगा फ्रॉम 31 मेंबर्स इसके शुरुआत में थे इन 1966। एडीबी हैज ग्रॉन टू इनकम्पस 68 मेंबर्स। अभी कितने इसके मेंबर हैं आप लोगों से पूछेगा? 68 है, जिसमें से 49 हमारे विद इन एशिया हैं और पैसिफिक और रीजन वाले हमारे 19 आउटसाइड कैंडिडेट्स हैं हमारे। तो 19 एशिया पैसिफिक वाले हमारे कितने हैं? 49 हैं, और 19 हमारे आउटसाइड के हैं, बाहर के सदस्य देश हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखिएगा एडीबी, यह भी एक महत्वपूर्ण संस्था। वर्तमान में हाउ मेनी मेंबर्स इन एडीबी? 68 मेंबर्स। 68 में से 49 है हमारा एशिया और पैसिफिक रीजन का, जबकि 19 है हमारा आउटसाइड का, यानी कि विश्व के विभिन्न हिस्सों के वो हैं। अब यहां पर याद रखिए, एक क्वेश्चन आपका, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो गया, हाउ मेनी मेंबर्स वाला। अब ये क्वेश्चन तोड़ के कर सकता है, एशिया के कितने मेंबर हैं, या आउटसाइड एशिया कितने मेंबर हैं, एशिया पैसिफिक आउटसाइड कितने मेंबर हैं? तो 19। तो ये क्वेश्चन उलट के करे, चाहे जैसे भी करे, आप तैयार हो। Philippines capital of Manila was chosen to host new institution। यहाँ पर मनीला को, फिलीपींस की जो राजधानी है, उसे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, which opened on 19th December 6, 1966। इसकी शुरुआत कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को, with 31 members, जिसमें 31 मेंबर थे, that came together to serve predominantly एग्रीकल्चरल रीजन। ये सारे के सारे कृषि प्रधान क्षेत्र से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर से आपका है, किस डेट को यह स्टैब्लिश हुआ था? 19 दिसंबर 1966। अब बदमाशी करके डेट पूछता है पर्टिकुलर, तो आपको वो पर्टिकुलर सिर्फ 1966, पहले हम लोग के समय 1966 याद कर लिए मतलब बड़ा आदमी टैलेंटेड माना जाता था। तो ये हम लोग का जमाना नहीं है, ये आप लोग का जमाना है। तो यहाँ पर 19 दिसंबर को भी आपको याद करना है। अब इसी प्रकार से पूछता है यहाँ पर। अब बात करेंगे ताकेशी, क्या है ये? वतनबे। ताकेशी वतनबे वाज फर्स्ट एडीबी फर्स्ट प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, जितना होता है सब जापान से होता है। कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो जापान है, सबसे ज्यादा पैसा देने वाला जापान है। नतीजा यह सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट इसका, जैसे मैक्सिमम प्रेसिडेंट अगर बात करेंगे वर्ल्ड बैंक का, कहां से आया है? वर्ल्ड बैंक का मैक्सिमम प्रेसिडेंट आया है आपका यूएसए से। उसी प्रकार से सिमिलर एडीबी का हमेशा आता है आपका किससे? जापान से। तो यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि इनका वोटिंग राइट सबसे ज्यादा है, तो वोटिंग राइट ज्यादा है तो निश्चित तौर पर जापान से आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है अंकी, बिल्कुल सही है ये। अब यहाँ पर आते हैं, ड्यूरिंग 1960 एडीबी फोकस्ड मच ऑन इट्स असिस्टेंस ऑन फूड प्रोडक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 1960 के डिकेड्स में शुरुआत किया, क्या सोचना? फूड प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा काम करेंगे, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा काम करेंगे। तो ये दो एरिया थे जिसके ऊपर प्राइमरली ये फोकस्ड था। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये आ गया। अब आते हैं, कौन सबसे ज्यादा कर्ज लिया है? लेंडिंग, ग्रांट, टेक्निकल असिस्टेंस, कमिटमेंट्स। यह आपका 31 दिसंबर 19 तक का रिपोर्ट है। किस देश ने सबसे ज्यादा एडीबी से कर्ज लिया है? तो यहां पर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला 47.96, ये आपका इंडिया है। 47.96 बिलियन, 730 प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहा है। वहीं पर चाइना की बात करेंगे तो 41.49 बिलियन का है,
और इसके करीब 1299 प्रोजेक्ट्स को वो फाइनेंस कर रहा है, जबकि तीसरे नंबर पर फिर से इंडोनेशिया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पहला 1 और 2 में चेंज हो गया। वर्ल्ड बैंक में नंबर 1 पर चाइना था, इंडिया नंबर 2 पर था। यहाँ पर इंडिया नंबर 1 पर आ गया, चाइना नंबर 2 पर आ गया, और तीसरे पर कंसिस्टेंटली है इंडोनेशिया। अब यहाँ पर आप लोग यहाँ एडीबी देख रहे हैं। अब इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे। अब इस पूरा का पूरा हम लोग का जो सेगमेंट है, इसमें हम लोग अब एग्जाम लेने का भी सोच रहे हैं। गूगल के जरिए हम लोग इसमें भी आपको MCQ के एग्जाम लेंगे, जो टाइम बेस्ड होगा। वो क्वेश्चन हम आपको ये करके देंगे और गूगल के प्लेटफॉर्म पर आप उस टेस्ट को दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है, ये जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक ऑनलाइन टेस्ट के साथ भी हम जोड़ेंगे, और वो ऑनलाइन टेस्ट में आपको दिखलाना है कि आप लोगों ने जो पढ़ा वो कितना अच्छे से और कितना डेप्थ में पढ़ लिया है। इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यूट्यूब पर आपको भेज दिया जाएगा प्राइवेट वीडियोस के रूप में। तो उम्मीद करते हैं वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। अब ये सारा चीज आपके लिए हो तो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आप एडिशनल क्या करेंगे। अब आप एडिशनल करें ये, थैंक यू बहुत। तो इसमें एडिशनल आइडिया आप लोग के लिए क्या है, आप लोग एडिशनल क्या कर सकते हैं ये समझिए। आप एडिशनल ये कर सकते हैं कि इस पूरा का पूरा जो ऑनलाइन टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, या जो आप लोग को बाकी मटेरियल्स यहाँ पर वीडियोस के रूप में हम देंगे, सवाल यहाँ पर यह है आप लोग क्या करें इसमें। अब आप लोग के लिए है ये कि आप लोग हर दिन का रूटीन में 8 to 9 आवर्स डालेंगे। देखो रिजल्ट तभी होगा जब 8 से 9 घंटा पढ़ोगे। शुरुआत में हम बोलते थे 4 घंटा पढ़ो बहुत है, लेकिन अब जिस तरह से लोग पढ़ाई हो